हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज वंस अगेन। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन ज्योग्राफी के एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ तक इस टॉपिक का सवाल है तो न सिर्फ ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कीपिंग इन माइंड कि इस टॉपिक से ऑलमोस्ट हर किसी एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट अस बिगिन। So our topic for today is Indian climate and natural vegetation in India। जहाँ इंडियन क्लाइमेट का सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो है जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के क्लाइमेट पर किन चीज़ों का जो असर होता है या कौन सी ऐसी चीज़ें या फैक्टर्स हैं जो इंडियन के क्लाइमेट को डिटरमिन करते हैं। हमने जब लास्ट टाइम जो है फिजिकल ज्योग्राफी में हमने क्लाइमेट और क्लाइमेट कंट्रोलिंग फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स को जो डिस्कस किया था इन डिटेल, कि जैसे कि लैटिट्यूड है, ऑल्टीट्यूड है, इसी तरह डिस्टेंस फ्रॉम सी, प्रिवेलिंग विंड्स जो है, तो उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि किसी जगह क्लाइमेट पर इन चीज़ों का क्या असर रहता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया के क्लाइमेट पर भी इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं फैक्टर्स का अमल दखल रहता है, या इन्हीं फैक्टर जो है, ये जो फैक्टर्स हैं यही इंडिया के क्लाइमेट को भी डिटरमिन करते हैं। ठीक है, तो इंडिया के क्लाइमेट के बारे में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको सबसे पहले आप याद रखोगे कि इंडिया की का जो क्लाइमेट है दो चीज़ों से ज़्यादा पहचाना जाता है, दो चीज़ों से जो है इस पे जो है डिटरमिन करते हैं। एक तो लोकेशन, दूसरा विंड्स। ये दो चीज़ें जो है, ये दो फैक्टर जो है इंडिया का क्लाइमेट इन्हीं चीज़ों से डिटरमिन होता है। ठीक है, लोकेशन का जहाँ तक सवाल है तो इसमें आता है कि इंडिया जो है लैटिट्यूडनली जो है कहाँ पे लोकेटेड है। फॉर एग्जांपल आपने सुना ही होगा, हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो है डिस्कस भी किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ जो है ये इंडिया को बिल्कुल दो हिस्सों में ऑलमोस्ट डिवाइड करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर से एक टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाएगा, बिकॉज ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड सन की रेज स्लांटिंग पड़ती है, टेढ़ी पड़ती है, उनकी इंटेंसिटी कम होती है ड्यू टू वेरियस रीजन जो हमने डिस्कस में ऑलरेडी जो है प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे यानी कि ट्रॉपिकल रीजन जो है विद इन द ट्रॉपिक जो है, एज यू नो कि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टॉरिड जोन जिसको कहते हैं, को दैट मीन्स लोकेशन की वजह से ऐसा हो गया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, जिसकी वजह से साउदर्न जोन में एक टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है, एक टाइप की कंडीशंस पाई जाती है, और नॉर्दर्न जोन टूवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसमें एक टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है। दूसरा क्या लोकेशन का हिसाब है, अगर ये ओवरऑल हम ग्लोब ले लें, अर्थ ले लें, तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री या इक्वेटर जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, तो इंडिया की जो लोकेशन है इक्वेटर के नज़दीक पड़ती है। हमने जब विंड सिस्टम्स पढ़े थे, प्रेशर बेल्ट्स पढ़े थे, हमने ये पढ़ा था, उसमें ये डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट्स के ऊपर जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं, ये लो प्रेशर बेल्ट्स जो है होते हैं। ठीक है, दैट मीन ये वाला जोन जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो लोकेशन के हिसाब से ये प्रेशर बेल्ट जो बीच में लो प्रेशर बेल्ट जो है, जिसको हमने ITCZ के नाम से भी जाना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ये वो जोन है जहाँ पर ऐसे विंड्स जो है जिनको हम अलग नाम देते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड्स, और यहाँ से जो विंड्स आते हैं जिनको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड्स कहते हैं। ये यह हवाएं यहाँ से क्यों मुड़ गई, ये हवाएं यहाँ से क्यों मुड़ गई, हमने ये ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से, फेरज लॉ की वजह से ये सब चीज़ें जो हवाएं जो है मुड़ती हैं, और जहाँ पर ये कन्वर्ज होती है उसी को हम ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, यानी कि ट्रॉपिक्स के बीच में से दो ट्रेड विंड्स आती है, हवाएं आती है जो वहाँ पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, और इससे क्या होता है कि जब समर में अपैरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो कि ट्रॉपिक्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ मुड़ता है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ मुड़ने लगता है, तो ये ITCZ जो है ये भी मूव हो जाता है, ये भी मूव करता है। क्यों? क्योंकि सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपेरेंट मूवमेंट, सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बढ़ जाता है, उसकी तरफ जो है जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ, क्योंकि ट्रॉपिक्स के बीच में ही सन जो है रिवॉल्व करता है, मूव करता है, अपेरेंट मूवमेंट हम जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन या ITCZ के वहां से शिफ्ट होने से होता क्या है कि जब ये जोन शिफ्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये जो विंड्स है ये इक्वेटर को पार करने के लिए मजबूर हो जाएंगी। जो मैंने बोला साउथ ईस्ट ट्रेड से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड जो है ये पहले इक्वेटर पे मिलते थे, अब मानो ये इक्वेटर ही शिफ्ट हो गया है, थर्मल इक्वेटर। ओवरऑल अपना इक्वेटर अपनी जगह पे है, लेकिन थर्मल इक्वेटर है जो सन की मूवमेंट की वजह से चेंज हो गया, सन की मूवमेंट की वजह से ये ऊपर की तरफ चेंज हो गया। दैट मीन्स जब सन साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा या जब यहाँ पे विंटर सीजन होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तब सन जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा और तब ये ITCZ यहाँ पे जो है शिफ्ट करेगा। दैट मीन्स दिस ITCZ कीप्स चेंजिंग, कीप्स शिफ्टिंग बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है, जिसको हम थर्मल कंसेप्ट कहते हैं, जिसको हम थर्मल इक्वेटर कहते हैं, जो शिफ्ट होते रहता है। ठीक है, क्यों? सन के मूवमेंट की वजह से, अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, क्योंकि सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चला जाता है। ठीक है, वहां पे जो ज्यादा गर्मी पाई जाती है तो ये थोड़ा ऊपर की तरह शिफ्ट होने लगता है। इसी तरह अपोजिट उसका साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, जब विंटर में सन साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो ये विंड है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं, तो ये विंड्स ओवरऑल फिर भी हाई टू लो मूव करेंगी। अब इनका रास्ता यहाँ तक था, इनको जाना बस यहाँ तक था, लेकिन अब जब ये खुद ही ऊपर चला गया है, दैट मीन्स ये विंड जो है इक्वेटर क्रॉस करने पर मजबूर हो जाती है। ठीक है, ये सिर्फ सन के जो है मूवमेंट की वजह से होता है, ITCZ के जो है शिफ्ट करने की वजह से ये सब कंडीशंस क्रिएट होती हैं। एंड व्हाई दिस ऑल हैपेंस? बिकॉज ऑफ द लोकेशन। मैं आपको बस लोकेशन का समझाना चाहता हूँ कि लोकेशन की वजह से इंडिया का क्लाइमेट पर क्यों असर पड़ता है। ठीक है, उसका मतलब हो गया कि यानी कि ये जो ये विंड्स यहाँ जो है इस तरह से जो है इक्वेटर तक जिनका रास्ता था, वो इक्वेटर क्रॉस करने पे मजबूर हो जाते हैं यहाँ की तरफ मुड़ने के लिए। ये डायरेक्शन क्यों थी? बिकॉज ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स एंड फेरेल्स लॉ, ये अपने साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट की तरफ मूव होते हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अपने राइट की तरफ मूव करते हैं। दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ जाते, लेकिन अब कोरियोलिस फोर्स फेरेल्स लॉ की वजह से, रोटेशन की वजह से ये यहाँ मूव हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी जो इंडिया की लोकेशन है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो विंड्स जनरेट होते हैं उनको हम साउथ वेस्ट मॉनसून्स कहते हैं। ठीक है, फिलहाल आप इतना याद रखो कि ये साउथ ईस्ट ट्रेड जो है ये यहाँ जाके नॉर्थ ईस्ट जो है ट्रेड्स यहाँ से मिलते थे, लेकिन अब इक्वेटर की इसके शिफ्ट की वजह से ये विंड जो है रास्ता बदल देना पड़ा उनको। क्यों? इक्वेटर बीच में आ गया। ठीक है, हो गया ये, तो ये लोकेशन का हिसाब था। ठीक है, अब जो विंड्स पाए जाते हैं, अब हम विंड्स की बात करेंगे। ठीक है, होता क्या है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको पता ही होगा कि अप्रैल मई में या जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इंडिया में, जिसकी वजह से होता क्या है कि ये जो लैंड सरफेस है इंडिया की, और ये यहाँ से जो वाटर सरफेस है अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। ठीक है, होता क्या है कि लैंड सरफेस ज़्यादा गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर, इसकी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा बन जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रेशर जो है कम होगा। दैट मीन्स ओवरऑल ये लो प्रेशर जोन बनेगा, लैंड पे लो प्रेशर जोन बन गया। क्यों? टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर की वजह से एयर जो है वो राइज करने लगा। एयर जब राइज करने लगा दैट मीन्स एक लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हो गया।
हम ये समर की बात कर रहे हैं, अप्रैल मई की बात कर रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ से जो वाटर बॉडी है अरेबियन सी है, तो इसमें जो है एक हाई प्रेशर सेंटर क्रिएट हो गया। क्यों? पानी की जो कैपेबिलिटी है कि ये एज कम्पेयर टू लैंड ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ना ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर सेंटर बनता है। जब हमने जो है डिफरेंशियल हीटिंग का कंसेप्ट पढ़ा था, वही इस पे अप्लाई होता है। डिफरेंशियल हीटिंग होती है, डिफरेंशियल हीटिंग मतलब कि सन की रेज एक जैसी, एक टाइप की इंटेंसिटी की पड़ती है लैंड पर भी और सी सरफेस पे भी। तो लेकिन होता क्या है, लैंड अलग तरीके से रिएक्ट करती है और वाटर बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है, जिसकी वजह से लैंड सरफेस पे लो प्रेशर सेंटर बनता है और हाई प्रेशर सेंटर बनता है वाटर बॉडीज पे, यानी कि अरेबियन सी में, ठीक है। होता क्या है कि अब यहाँ पे जो विंड्स मैं बोल रहा हूँ, हमने पहले ही बोला आपको कि विंड जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सेंटर मूव करती है, तभी इनको विंड्स कहते हैं, बिकॉज दे मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सेंटर। दैट मीन्स ये अरेबियन सी से यहाँ की तरफ उड़ते हैं, ठीक है। अब जो इससे पहले मैंने बताया कि ITCZ के शिफ्ट होने से इक्वेटर को क्रॉस करने पे वो विंड्स ऐसे बन जाती हैं, को दैट मीन्स ऑलरेडी डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से ये विंड जिनको हम साउथ वेस्ट कहते हैं। क्यों साउथ वेस्ट कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि विंड्स को हमेशा नाम दिया जाता है फ्रॉम द डायरेक्शंस दे ऑरिजिनेट, जो जिन डायरेक्शन में वो ऑरिजिनेट होते हैं उन्हीं का नाम उनको पड़ता है। तो इसकी जब डायरेक्शन आप देखोगे तो ये साउथ वेस्ट हो गया, कि यहाँ से निकलने वाली जो हवाएं हैं उसको साउथ वेस्ट का नाम हमने दिया। तो ये साउथ वेस्ट हो गई। ऊपर से ये बूस्ट किसको हो गया, उसको पुश कैसे हो गया कि ये जो इस टाइम पे यहाँ से इक्वेटर को क्रॉस करने पर ये जो विंड्स जो हैं साउथ वेस्ट विंड्स उनको भी कहते हैं, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर को क्रॉस करते ही जो है साउथ ईस्ट ट्रेड्स इक्वेटर को क्रॉस करते ही जो है साउथ वेस्ट विंड्स बन गए। तो इससे भी इसको बूस्ट मिला और ये उन हवाओं को धकेल देते हैं किसकी तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, लैंड मास की तरफ ही इनको धकेल देते हैं साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट विंड्स, ठीक है। तो ये जो साउथ वेस्ट विंड्स जो हैं ये अरबियन सी से उठने वाले विंड्स होते हैं। दैट मीन्स पानी से उठने वाले विंड्स होते हैं, अपने साथ ढेर सारा मॉइस्चर ले जाएंगे, ढेर सारा मॉइस्चर ले जाएंगे। तो जिसकी वजह से ये 1 जून के करीब, ये जो यहाँ पे मालाबार कोस्ट है वहाँ पे 1 जून को मानसून हिट करता है, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं या एडवांसिंग मानसून कहते हैं। या दैट मीन्स ये एडवांस होने लगता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, इंडियन लैंड मास की तरफ। डायरेक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्यों इनको साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, बिकॉज ऑल हैपन्स ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग। यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पे लो प्रेशर बन गया, तो विंड जो है हाई टू लो मूव करती है, तो ये इस डायरेक्शन में बहेंगी। अब बूस्ट कैसे मिला उनको, इतनी एनर्जी इनमें कहाँ से आ गई, इतना पुश कहाँ से आ गया? तो ये जो इक्वेटर को ITCZ को क्रॉस करने जो है, इक्वेटर को क्रॉस करने पर जो ITCZ क्रिएट हो जाता है, तो ये विंड जो है इक्वेटर को क्रॉस करते ही इन विंड्स को बूस्ट दे देते हैं। तो ये इंडियन सब मेन लैंड की तरफ ये विंड्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है इंडिया में होती है, तो वो इन्हीं साउथ वेस्ट मानसून से होती है, और जिनको हम एडवांसिंग मानसून्स कहते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल जो मानसून का कंसेप्ट है वो ये है कि सीजन्स के साथ विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है। अभी हम समर सीजन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे जो मूवमेंट है वो साउथ वेस्ट है, डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है फ्रॉम जून टू सितंबर, ठीक है, जून टू सितंबर। यहाँ पे भी एक टाइप जो है तिब्बतियन प्लेटू है, वहाँ पे भी लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होता है। लो प्रेशर सेंटर क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ पे, लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से भी जो है ये विंड जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं इसके मानसून से जुड़े हुए हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके मैं इसके लिए आपको सिंपल जो है सिंपल और आसान भाषा में मैकेनिज्म में आपको ये मानसून का जो मैकेनिज्म समझाना चाहूँगा, ठीक है। एक बार आपको ये बेसिक समझ में आ गया तो बाकी आप उसमें वो ऐड जो है इसके हायर कंसेप्ट, जो हायर लेवल कंसेप्ट जो है आप खुद वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सिंपल यहीं तक है कि
समर्स में हाई प्रेशर सेंटर क्रिएट होता है ओशंस पे, सीज पे, वाटर बॉडीज़ पे, लैंड सरफेस पे लो प्रेशर सेंटर क्रिएट होता है। हाई टू लो विंड्स जो है ब्लो करती है, हाई टू लो। तो इनको कहाँ से एनर्जी मिलती है? जो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है इक्वेटर को क्रॉस करती ही ये साउथ वेस्ट बन जाते हैं ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, ड्यू टू रोटेशन। तो ये उसको बूस्ट देते हैं और इंडिया के कॉन्टिनेंट की तरफ, इंडिया के लैंड की तरफ इसको धकेल देते हैं। ठीक है, तो अब ये मॉइस्चर लेडन होते हैं क्योंकि सी सरफेस से उठने वाले विंड्स होते हैं, जिसकी वजह से इंडिया के मेनलैंड में जो है बारिशें होती है। तो इनको हम साउथ वेस्ट मानसून्स कहते हैं या एडवांसिंग मानसून्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अक्टूबर में जब सन की जो है गर्मी जो है टेम्परेचर जो कम हो जाता है, तो जो सीज़न चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर रिवर्स होता है। अब लैंड जो है ठंडी जल्दी हो जाती है या पानी जो है वो उतना ठंडा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड सरफेस इस मौसम में, यानी कि अक्टूबर नवंबर में विंटर जो है सीज़न में, इस सीज़न में जो है टेम्परेचर पानी में ही ज़्यादा होता है, अरेबियन सी वाले ब्रांच में ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जो है लो प्रेशर सेंटर बनेगा और एज़ कम्पेयर टू दैट लैंड ज़्यादा ठंडी हो जाती है, हवाएं जो है सिंक करती हैं। तो सिंकिंग एयर जो होती है वो हमेशा हाई प्रेशर सेंटर क्रिएट करती है। तो इस टाइम के अराउंड ये जो विंड्स है ये यहाँ से वापस आ जाते हैं, क्योंकि समर सीज़न में यहाँ से विंड्स आ जाते हैं, फिर यहाँ से माउंटेन इनको टकराते हैं। तो फिर तब तक जो है यहाँ पे लो प्रेशर सेंटर क्रिएट हुआ होता है, तभी ये अपनी डायरेक्शन वापस चेंज करते हैं, जिसको हम ऑलरेडी मानसून के नाम से कहते हैं। कि ऐसा सीज़न चेंज होने से विंड्स अपनी डायरेक्शन ऑल टुगेदर जो है चेंज करते हैं। तो होता क्या है इस सीज़न में, तो ये प्रेशर सेंटर जो है ये रिवर्स हो जाते हैं। पहले समर में यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ पे हाई प्रेशर था, तभी विंड्स ऐसे चल गई। अब इस वाले सीज़न में, विंटर सीज़न में, ये जो है लैंड ही अब हाई प्रेशर सेंटर बन गई ड्यू टू लो टेम्परेचर सिंकिंग एयर, और यहाँ पे समंदर में जो है लो प्रेशर सेंटर बन गया, जिसकी वजह से विंड्स जो है यहाँ से आती हैं। ठीक है, अब इन विंड्स की खास बात है, जब साउथ वेस्ट मानसून हमने डिस्कस किया था तो वो वाटर बॉडीज से चलने वाली विंड्स थी, दैट मीन उन्होंने अपने साथ मॉइस्चर लिया। अब जो ये वहाँ के विंड्स है ये तो लैंड सरफेस से ब्लो होती हैं, दैट मीन इनके साथ मॉइस्चर नहीं होता है, दैट इज़ वाई दे डू नॉट कंटेन मॉइस्चर लेडन विंड्स। मॉइस्चर नहीं होता इनमें तो बारिश नहीं होती है। एक छोटी सी ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल से होके आती है, छोटी सी ब्रांच बे ऑफ बंगाल से होके आती है, जिसकी वजह से तमिलनाडु के कोस्ट पे या थोड़े आंध्र प्रदेश के थोड़े जगहों पे, लेकिन ओवरऑल तमिलनाडु के कोस्ट पे, जिसको हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, इस वाले कोस्ट पे नॉर्थ ईस्ट जो है मानसून्स की वजह से जो है बारिश होती है। तो अक्सर ये पूछा जाता है कि तमिलनाडु के कोस्ट पे जो है नॉर्थ ईस्ट विंड्स जो है विंटर में जो रेनफॉल होती है। ठीक है, इसकी एक और वजह है, क्योंकि जब यहाँ से विंडर्स निकलती हैं तो यहाँ पे आप वेस्टर्न घाट्स देखते हो। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स की जो है मैंने पहले बताया ये कंटिन्यूस रेंज है, बीच में गैप्स नहीं है, तो ये विंड जो है ये पार नहीं कर पाती हैं इसमें को, तो ये यहाँ से चलती हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये इस साइड पे बारिश जो है दे पाता है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जबकि जो इस वेस्टर्न घाट के इस साइड से, ईस्टर्न साइड से जो स्लोप्स हैं जहाँ पर डेक्कन प्लेटू ज़्यादा आता है, तो वो ड्रॉट की सिचुएशन फेस करते हैं। क्यों? बिकॉज दीज विंड्स आर रनिंग पैरेलल टू वेस्टर्न घाट्स। ये वेस्टर्न घाट्स जो है कि इस पार नहीं जा पाती हैं, जिनको हम शेडो एरियाज़ कहते हैं, दैट मीन्स वहाँ हवाएं पहुँच नहीं पाती हैं। अब जब वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगी, अगर इसमें वेस्टर्न घाट्स में गैप्स होती तो ये हवा उनमें से जो है घुस पाती, लेकिन हमने इंडियन फिजियोग्राफी में पढ़ा कि वेस्टर्न घाट जो है ये कॉन्टीन्यूअस रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस है। तो होता क्या है कि इंडिया में जब एक सीज़न में समर में जब रेनफॉल सारी कंट्री में होती है, तो एट द सेम टाइम कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे कि डेक्कन प्लेटू के कुछ रीजन्स है जहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशंस होती है, और ये दुनिया में एक ही जगह होता है। इसी क्लाइमेट की खास बात है कि जहाँ पे एक ही टाइम पे कुछ जगहों पे सैलाब आता है और कुछ प्लेसेस जो है ड्रॉट लाइक सिचुएशंस जो है फेस करते हैं, ड्यू टू द रीज़न दैट वेस्टर्न घाट जो है ये उन हवाओं को रोकते हैं, या ये मॉइस्चर लेडन विंड्स वेस्टर्न घाट्स की वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो इनको हम रेन शेडो एरियाज़ कहते हैं कि जहाँ पर रेन जो है वो विंड्स नहीं पहुँच पाती है। और यही कुछ क्या होता है किसके साथ, यही होता है कुछ तमिलनाडु के साथ। ठीक है, जब ये विंड्स यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून चलती है तो
ये इनके रास्ते में पैरेलल विंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये विंड्स जो है तमिलनाडु के कोस्ट तक नहीं पहुंच पाती है, तमिलनाडु के स्टेट में नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। तो ये विंड्स इनको चूंकि सीधे ऊपर चली जाती हैं, दैट मीन्स साउथ वेस्ट मानसून का ज़्यादा असर तमिलनाडु पर नहीं पड़ता है। तभी जब ये विंड्स वहाँ से सीजन्स के साथ डायरेक्शन चेंज करते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून बन जाते हैं, रिट्रीटिंग मानसून बन जाते हैं, दैट मीन्स साउथ वेस्ट मानसून जो है, साउथ वेस्ट विंड जो है ये यहाँ से होके चली और अब यहाँ से वापस आ रही हैं। अब यहाँ बे ऑफ बंगाल से छोटा सा मॉइस्चर ले उठते हैं और यहाँ तमिलनाडु के कोस्ट में बारिश होती है विंटर सीजन में। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कंसेप्ट है कि क्यों नॉर्थ ईस्ट या रिट्रीटिंग मानसून से ही तमिलनाडु को बारिश पड़ती है, एक्सपीरियंस करता है रेनफॉल इस सीज़न में, एंड वाई नॉट ड्यू टू साउथ वेस्ट मानसून, और वाई नॉट इन द मानसून जो है रेनी सीजन में वहाँ पे बारिश क्यों नहीं होती है, बिकॉज इसके जो वहाँ पे जो विंड्स है ये जो है तमिलनाडु जो है माउंटेन्स की वजह से नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से ये विंड जो है सीधे चली जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो ये सब कुछ था इंडियन क्लाइमेट के बारे में सिंपल वर्ड्स में। सबसे पहले क्या, डिफरेंशियल हीटिंग हो गई, लैंड सरफेस अलग से हीट अप हो गई और वाटर सरफेस अलग से हीट अप हो गई, प्रेशर सेंटर्स यहाँ पे अलग बन गए और यहाँ पे अलग बन गए। तो यही जो है डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से ये साउथ वेस्ट थे, फिर विंटर सीजन में सीजन के चेंज होने से ये विंड जो है नॉर्थ ईस्ट बन गए। यही सिंपल सा सीधा सा कंसेप्ट है आसान भाषा में मानसून के बारे में। मानसून नाम से ही जो है, जब से नाम इसका पड़ गया तो पहले से ही इसको नाम दिया गया है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड्स, यानी कि सीज़न के साथ कुछ ऐसा होता है कि सीजन भी जो है चेंज होते हैं और साथ ही साथ एट द सेम टाइम डायरेक्शन भी उनकी चेंज हो जाती है, विंड्स की डायरेक्शन चेंज होती है। सो व्हाट आर एक्चुअली मानसून, दीज आर द एक्चुअली द विंड्स। ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है जो मॉइस्चर लेडन होते हैं क्योंकि पानी से उठने वाली होती है, और नॉर्थ ईस्ट जो है या रिट्रीटिंग मानसून जो होते हैं विंड्स होते हैं जो मेनलैंड से होके आती हैं, जो ज़्यादा मॉइस्चर नहीं साथ होता है उनके, खाली जो है बे ऑफ बंगाल से एक छोटी ब्रांच चली जाती है, वही उसी की वजह से तमिलनाडु या कोरोमंडल के कोस्ट पे बारिश होती है। सो दिस वाज द सिंपल एंड लूसिड लैंग्वेज में ये मानसून का कंसेप्ट था, ठीक है। अब हम थोड़ा थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे। इंडिया हैज अ ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हिमालयस इन द नॉर्थ एज दे ब्लॉक द कोल्ड एयर मासेस फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हिमालयाज की जिस जैसी लोकेशन उनकी है, तो यहाँ से तो ये सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड विंड्स को इंडिया में घुसने से रोकता है। ये भी एक लोकेशन का पर्सपेक्टिव है, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, दूसरा ये हिमालयाज का कि ये कोल्ड विंड्स को, सेंट्रल एशिया से आने वाली विंड्स को रोक देता है, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इनटू 2 इक्वल क्लाइमेटिक जोन्स, namely the north zone and the southern zone, or the northern subtropical climatic zone or the southern tropical climate zone respectively। जो हमने बताया ऑलरेडी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, दैट मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या 23.5 डिग्री नॉर्थ के नीचे एक जो है लोकेशन के हिसाब से एक क्लाइमेट टाइप है, और इसके नॉर्दर्न साइड से एक और क्लाइमेट टाइप पाया जाता है, ठीक है। The northern zone has cold winters and hot summer season, while a southern zone does not have a clear-cut winter season। यहाँ पे विंटर सीजन क्यों नहीं है, क्योंकि इस साइड से वाटर बॉडीज़ हैं, हमने पहले ही बताया था डिस्टेंस फ्रॉम द सी ये भी इफ़ेक्ट करता है क्लाइमेट पे, तो ये मॉडरेटिंग इफेक्ट उसको बनाए रखता है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है पेनिनसुला की शेप में है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अरेबियन सी है, तो ट्रॉपिक्स के नीचे जो जगह हैं ये पेनिनसुलर रीजन है, इसके जो है 3 साइड से पानी है जो इसको मॉडरेटिंग क्लाइमेट बना देता है। लेकिन नॉर्दर्न स्फीयर में ऐसा टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस वाले जोन में कोल्ड विंटर्स पाए जाते हैं, बिकॉज दे आर लोकेटेड फार अवे द वाटर बॉडीज या सी से ये बहुत दूर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं वो नॉर्दर्न साइड में ही, नॉर्दर्न इंडिया में ही जो है इफेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन मानसून की जहाँ तक बात है, द वर्ड मानसून इज टू बिलीव टू हैव ऑरिजिन फ्रॉम द अरबिक वर्ड फॉर सीजन मौसम, यानी कि अल मसूदी जो था जिन्होंने पहली बार जो है मौसम का नाम दिया, तो अरब स्कॉलर थे, इंडिया जो है आते जाते रहते थे, सेलर थे, स्कॉलर थे, उन्होंने पहली बार उसको मौसम का नाम दिया। उसका मतलब था कि सीजन्स
जो है सीजन के साथ हवाएं जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो मानसून बेसिकली सीजनल विंड्स हैं। सीजनल विंड्स को हमने देखा कि एक टाइम पे एक डायरेक्शन में चलते हैं, तो सीजन के साथ जो है दूसरी डायरेक्शन में जो है ब्लो करते हैं। दैट रिवर्स देयर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन। तो सीजन के साथ क्या होता है, प्रेशर सेंटर जो है वो इंटरचेंज होते हैं, जिसकी वजह से वो डायरेक्शन चेंज करने पर मजबूर हो जाते हैं। बेसिकली जो है डिफरेंशियल हीटिंग का सारा लॉजिक जो है, खेल जो है वो डिफरेंशियल हीटिंग का है। ITCZ का कंसेप्ट अगर इसमें ना मिलाओ तब भी ये वही रहता है कि डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से विंड्स जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है एक टाइम पे एक सीज़न में एक जो है सी टू लैंड ब्लो करते हैं और दूसरे टाइम पे लैंड टू सी ब्लो करते हैं। ठीक है, दीज आर दे आर हैंस पीरियोडिक विंड्स। द मानसून ट्रेवल्स फ्रॉम सी टू लैंड इन समर, फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग विंटर, जो हमने देखा। हैंस आर अ डबल सिस्टम ऑफ सीजनल विंड्स। हिस्टोरिकल द मानसून हैव बीन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज विंड्स were used by traders and seafarers to move from place to place। अब जो सेलर्स थे वो इस डायरेक्शन के हिसाब से ही अपनी जो ट्रिप ट्रैवल जो है प्लान करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, क्योंकि ये हवाएं उनको अपने साथ उन शिप्स को जो है उन बोट्स को सेलिंग शिप्स जो थे उनके जो शिप्स जो है उनको उसी डायरेक्शन में जो है तेज़ी से आगे चलाने में मदद करते थे। ठीक है, दो देयर इज ए मानसून इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द सेंट्रल वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड फ्यू अदर प्लेसेस द विंड्स आर मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन द सब। इसका मतलब ये हो गया कि मानसून न सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है जो पीरियोडिक विंड्स जो होती हैं तो दुनिया में बहुत सारी जगहों पे ये पाए जाते हैं, न सिर्फ इंडिया में, लेकिन इंडिया में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं ड्यू टू इट इज़ लोकेशन, क्योंकि हर किसी जगह पे हिमालयाज नहीं है कि वो सेंट्रल एशिया से या किसी और जगह से आने वाले विंड्स को रोक दे। सो दैट मीन्स लोकेशन के हिसाब से भी जो है इन मानसून जो है दैट इज़ पिक्यूलियर टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट या इंडिया के जो पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इंडिया में जो है मानसून इसी वजह से ज़्यादा पिक्यूलियर जो है होते हैं ड्यू टू इट इज लोकेशन। इंडिया गेट्स साउथ वेस्ट मानसून विंड इन द समर्स एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून इन द विंटर, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। साउथ वेस्ट मानसून को हम एडवांसिंग मानसून्स कहते हैं और नॉर्थ ईस्ट विंड्स को जो विंटर में ब्लो करते हैं उनको हम रिट्रीटिंग यानी कि मानसून जो है विंड जो है रिट्रीट करते हैं, वापस आते हैं। साउथ वेस्ट मानसून वाली जो है ब्रांच से मेन लैंड में मैक्सिमम रेनफॉल होती है, इसी ब्रांच से मैक्सिमम रेनफॉल होती है और ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होती है, जहाँ पर वो चरापुंजी, मौसिनराम वगैरह जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है मेघालय वगैरह जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती पाई जाती है। और रिट्रीटिंग मानसून से ज़्यादा बारिशें नहीं होती है। कुछ एरियाज़ में जिसमें तमिलनाडु का कोस्ट या तमिलनाडु की स्टेट शामिल है उनसे ज़्यादातर बारिश होती है, बिकॉज दीज ब्लो फ्राम लैंड टू सी, हेंस दे डू नॉट कंटेन मच मॉइस्चर विद देम। सिर्फ एक छोटी सी ब्रांच जो है बे ऑफ बंगाल से होके गुजरती है जो है अपने साथ मॉइस्चर ले जाती है और तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश उससे होती है। तो ये आप याद रखोगे कि मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून से ही होती है। और ऑनसेट ऑफ मानसून कब होता है? 1 जून को जो साउथ वेस्ट मानसून जो है ये मालाबार कोस्ट या केरला के कोस्ट को हिट करती है, जिसको हम ऑनसेट ऑफ मानसून कहते हैं। तो और एक टर्म इसके रिलेटेड है ब्रेक ऑफ मानसून। तो होता क्या है कि ये प्रोसेस जो है जून टू सितंबर या जुलाई टू सितंबर चलती रहती है और बीच बीच में कभी कभी जो है ये लो प्रेशर सेंटर जो है वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से मानसून में ब्रेक आ जाती है, कई हफ्तों तक, कई दिनों तक बारिश नहीं हो पाती है, जिसको हम ब्रेक इन मानसून कहते हैं। तो ये ऑनसेट ऑफ मानसून या ब्रेक इन मानसून ये इसी से कॉन्सेप्ट जो है जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसी बुनियाद पे, इसी बेसिस पे इंडियन के जो है सीजन्स को, इंडिया के क्लाइमेट को 4 सीजन में डिवाइड किया गया है। कोल्ड वेदर सीजन जो दिसंबर से जनवरी तक होता है, हॉट वेदर सीजन जो अप्रैल मई में होता है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जो जून टू सितंबर में होता है जैसे हमने कहा, एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन जो अक्टूबर टू नवंबर जो है इंडिया में एक्सपीरियंस किया जाता है। तो ये जो 4 सीजन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, खास कर टाइम पीरियड एग्जाम में आते हैं। हालांकि बिल्कुल भी बेसिक्स है तो लेकिन फिर भी याद होने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और मानसून का जो कंसेप्ट था इतना ही था। और अब इन मानसून विंड्स की वजह से ही इंडिया में क्या होता है कि
इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रेनफॉल जो है पैटर्न देखने को मिलता है। कोई ऐसी जगह हैं जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है एनुअली, और कुछ ऐसी जगह होती है जैसे कि राजस्थान या डेजर्ट एरिया जो है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी लेस रेनफॉल पाई जाती है। तो ऐसे क्यों होता है कि कहीं पे ज़्यादा रेनफॉल पाई जाती है, कहीं पे कम रेनफॉल पाई जाती है? तो उसमें कुछ लोकल फैक्टर्स का जो है रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स पाए जाते हैं तो इस साइड से बारिशें बहुत होती हैं, और इस साइड से जो कि रेन शेडो एरिया है या वेस्टर्न घाट्स की ईस्टर्न साइड में ड्रॉट लाइक सिचुएशंस होती है। अगर वेस्टर्न घाट्स ना होते वो दैट मीन इस वाले सारे एरिया में एक टाइप का मौसम होता या रेनफॉल हर किसी एरिया में होती जो भी इस रीजन में प्लेसेस आते। लेकिन लोकल फैक्टर्स यानी कि वेस्टर्न घाट्स की वजह से वहाँ का लोकल जो है क्लाइमेट जो है मॉडिफाई हो गया। तो यही सब कुछ राजस्थान वगैरह में होता है कि विंड जो है पैरेलल मूव करते हैं। विंड्स की ये रेनफॉल तभी होती है कि जब हवाएं जो है राइज करती हैं पहाड़ी के ऊपर से, जिसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, तो अगर ये विंड्स की डायरेक्शन में आ गई तो ये राइज कर जाती हैं जिसकी वजह से बारिश होती है। अगर ये विंड जो है माउंटेन्स के पैरेलल आती है दैट मीन्स ये विंटर जो है इसके माउंटेन्स के पैरेलल ब्लो करती हैं, गो दैट मीन दे आर नॉट एबल टू राइज। अब जब ये राइज ही नहीं करेंगे तो कंडेंसेशन का जो मैकेनिज्म है, कंडेंसेशन नहीं हो पाएगी, ऑरोग्राफिक रेनफॉल की जो कंडीशंस वो क्रिएट नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से बारिश भी नहीं होती है। सो दीज आर द लोकल फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू दिस मैक्सिमम एंड मिनिमम रेनफॉल। तो इसमें लोकल फैक्टर्स का भी जो है असर रहता है। ठीक है, तो इससे मॉनसून से जुड़े हुए या रेनफॉल क्लाइमेट से जुड़े हुए कंसेप्ट जो और एक है मिलता जुलता है वो इंडियन वेजिटेशन है, जिसमें हम फॉरेस्ट टाइप्स जो है कंसिडर करते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसेंट के इस एग्ज़ाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें अगर आपको याद रखने की ज़रूरत यह है कि सिर्फ आपको जो है कितने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, 2-3 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें रेनफॉल कितनी है और इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन सी पाई जाती है, और कहाँ कहाँ से मेन रीजन जो है कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे ये क्लाइमेट पाया या फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल 250 सेंटीमीटर्स से ज़्यादा होती है। तो आपको पता ही कि वो कौन से रीजन्स हैं, वो नॉर्थ ईस्टर्न जो है रीजन है, यानी कि यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न से 7 स्टेट जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या आते हैं? नॉर्थ ईस्ट रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। जो मैं वेस्टर्न स्लोप्स की बात कर रहा था, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न स्लोप्स हो गई, ये वेस्टर्न स्लोप्स हो गई। यहाँ से बारिश ज़्यादा होती है, ईस्टर्न स्लोप्स में नहीं होती है। रेन शेडो एरिया है। कोई अगर बताएगा रेन शेडो एरिया क्या होता है, तो ये वही एरियाज होते हैं जो विंड्स जो जहाँ से ब्लो करती हैं तो उसके अपोजिट साइड में जो है रेन शेडो एरिया होती है, जहाँ पर ये विंड्स नहीं पहुँच पाती है, रेन बियरिंग विंड्स या मॉइस्चर बियरिंग विंड्स नहीं पहुँच पाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये वेस्टर्न स्लोप्स जो है वेस्टर्न घाट्स आते हैं। ठीक है, जो है तुक्का लगाने की या रटा मारने की जो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट याद रखो, बेसिक्स याद रखो। ठीक है, तो इनको एवरग्रीन क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर इज नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स, सो दे अपीयर ग्रीन ऑल ईयर। और क्योंकि एक टाइम नहीं है इन फॉरेस्ट्स का लीव्स शेड करने का, जिसकी वजह से ये साल भर जो है ग्रीन अपीयर होते हैं। बहुत सारी वेराइटीज़ होती है इसमें। तो कभी एक स्पीशीज़ का जो है शेडिंग लीव्स टाइम जो है एक होता है, दूसरे का दूसरा होता है। तो ओवरऑल जो है ये फॉरेस्ट जो है साल भर ग्रीन लगते हैं, तभी इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ कौन सी है? रोजवुड, मेहगोनी, इबोनी, आयरनवुड। ये 4 टाइप जो ये एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके रिलेटेड जो है एग्जाम्पल याद रखना कि कौन सी एग्जाम्पल किस फॉरेस्ट टाइप से या वेजिटेशन टाइप को परटेन करती है। ठीक है, देन द सेकंड टाइप इज ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं, बिकॉज दीज आर द कमर्शियली इकोनॉमिक फॉरेस्ट्स। कमर्शियली जो है या मोस्ट इकोनॉमिक जो है पाए जाते हैं, कमर्शियल टाइप्स में पाए जाते हैं। तो इकोनॉमिकली रिच फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं, कमर्शियली रिच फॉरेस्ट्स जो है माने जाते हैं। इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी क्या कहा जाता है? ये उन एरियाज़ में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल 70 to 200 सेंटीमीटर्स की जो है पाई जाती है। कहाँ पे? पेनिनसुलर रीजन होता है, शिवालिक्स और प्लेन्स में। ठीक है, दीज आर मोस्ट वाइड स्प्रेड
फॉरेस्ट इंडिया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया में मोस्ट वाइड स्प्रेड जो है फॉरेस्ट यही पाए जाते हैं। तो इनको अलग अलग दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मॉइस्ट डिसिडियस एंड ड्राई डिसिडियस। मॉइस्ट डिसिडियस जिनमें जो है 70 से 100 सेंटीमीटर तक जो है रेनफॉल होती है, सॉरी ड्राई डिसिडियस में, और मॉइस्ट में जहाँ पे 100 टू 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल पाई जाती है। तो इनकी स्पीशीज़ जो है वो है टीक, साल, सैंडलवुड, रोजवुड, वो ये ज़्यादातर मॉइस्ट जो है, जो कमर्शियली रिच जो है वो मॉइस्ट डिसिडियस की ये फार्म्स हैं, टीक, साल, सैंडलवुड, रोजवुड वगैरह, ठीक है। तो ड्राई डिसिडियस टाइप जो है वो उतना कमर्शियली रिच नहीं कंसिडर किया जाता है जब हम इनको अलग अलग देखते हैं। बट ओवरऑल ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट जो है ये कमर्शियली रिच माने जाते हैं। और जब हम इनके सब टाइप्स की बात करेंगे तो मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा जो है कमर्शियली रिच माने जाते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही महंगी महंगी जो है वुड टाइप्स पाई जाती हैं, टीक है, साल है, सैंडलवुड है, रोजवुड है। तो ये सब एग्जांपल्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इसमें क्या आते हैं, वो एरिया जिसमें रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है, यानी कि जो डेजर्ट एरियाज़ होते हैं, राजस्थान जो है, पंजाब का ये सॉरी हरियाणा जो है, गुजरात का, पंजाब का छोटा एरिया किसी हद तक जो अरावली फॉरेस्ट, अरावली माउंटेन्स के आसपास होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ क्या है इनके, पाम, नीम, अकाशियाई एंड बबूल। तो इनमें अगर जो है 2-3 नाम नहीं याद रख पाओगे, बट एटलीस्ट पाम और अकाशियाई जो है ये याद रख लेना, ये इनके की टाइप्स माने जाते हैं। अगर इसमें रोजवुड, मेहगनी, इबोनी कंसिडर किए जाते हैं, इसमें टीक, साल, सैंडलवुड कंसिडर किए जाते हैं, इसमें पाम और अकाशियाई कंसिडर किए जाते हैं इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेन में पाए जाते हैं, हिमालयाज़ और साउथ इंडिया में ये जो है प्रिडोमिनेटली जो है पाए जाते हैं। और इनको फिर हाइट के हिसाब से भी इसमें अलग अलग टाइप्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो है बिलो 1000 मीटर जो है साल एंड बैम्बू पाया जाता है। इसी तरह 1000 to 2000 मीटर ओक एंड चेस्टन पाए जाते हैं। इसी तरह 1600 to 3300 मीटर जो है पाइन, देवदार, चिनार पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ठीक है। दैट मीन्स हाइट में, हम ये हाइट की बात करें कि अगर माउंटेन फॉरेस्ट हैं तो ओवरऑल सारे माउंटेन में एक ही टाइप के जो है स्पीशीज़ नहीं पाए जाते हैं, बल्कि हाइट के हिसाब से अलग अलग हाइट्स पे अलग अलग प्लांट स्पीशीज़ पाए जाते हैं। यानी कि जो है 1000 से कम जो है हाइट में कौन से पाए जाते हैं, सेल एंड बम्बू। इसी तरह जो है 1000 से 2000 तक ओक एंड चेस्टनट। इसी तरह 1600 to 3300 मीटर्स पाइन, देवदार, चिनार, जो हमारे चिनार कश्मीर में पाए जाते हैं। उसी तरह 3300 मीटर से फिर अल्पाइन जो है वेजिटेशन स्टार्ट होती है, यानी कि ठंडे मौसम वाले जो वेजिटेशन पाई जाती हैं। सिल्वर फिश, रोडेंडॉल, बर्चेस जो इनको हम अल्पाइन फॉरेस्ट भी कहते हैं। वो दैट मीन अगर क्वेश्चन आता है कि अल्पाइन फॉरेस्ट के बारे में, तो ये वो वही फॉरेस्ट हैं जो 3300 मीटर्स के अबव पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टाइडल फॉरेस्ट है, जिनको मैंग्रोव्स भी कहते हैं। इनको हम लिटोरल और स्वैम्प फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो लिटोरल जोन जो है अक्सर हम उस जोन को कहते हैं जहाँ पर हाई टाइड होती है और लो टाइड होती है। दैट मीन्स हाई टाइड के दौरान जहाँ तक पानी पहुँच पाता है मैक्सिमम लेवल, और लो टाइड के दौरान जहाँ पर पानी की जो है मिनिमम लेवल हो जाती है। इस वाली जोन को, बीच वाला जोन जो होता है, इसको लिटोरल जोन कहते हैं। और इस जोन में जो उगने वाले फॉरेस्ट्स होते हैं, स्पीशीज़ होते हैं, उनको हम लिटोरल फॉरेस्ट्स कहते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, ओब्वियसली सी कोस्ट्स के नज़दीक। और इनमें एक इम्पॉर्टेंट जो है स्पीशीज़ पाई जाती है, या सुंदरबन डेल्टास जो है वो इसमें कंसिडर किया जाता है लिटोरल फॉरेस्ट जोन। तो अंडमान में भी ये किस्में पाई जाती है। सुंदरबन जो है डेल्टा को जिस नाम से जो इसका नाम पड़ गया है वो सुंदरी ट्री है। सुंदरी ट्री एक ऐसी प्लांट स्पीशीज़ है, फॉरेस्ट टाइप्स है, जिनमें एक खास टाइप की लकड़ी पाई जाती है जिसको हम सुंदरी जो है कहते हैं। तो जिसका नाम जिससे इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया, तो या सुंदरबन फॉरेस्ट्स पड़ गया। और ये सुंदरी ट्रीज जो है ये बोट्स बनाने में काम आती हैं, बिकॉज दे आर मोस्टली यूज्ड फॉर बोट्स, क्योंकि ये जो है हार्ड वुड्स होती है, ठीक है, तो पानी में टिकती हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको सिर्फ बोट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इसको इम्पोर्टेंट बना देता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट नेचुरल वेजिटेशन। और फॉरेस्ट एरिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का फॉरेस्ट जो है बेसिक फैक्ट है 23 एंड 20.28%, यानी कि इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो 23.28% है। फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, एरिया एंड कवर।
फॉरेस्ट एरिया एंड फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट एरिया जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट कवर। क्यों? क्योंकि एरिया वो होता है जहाँ पर फॉरेस्ट की जगह जो है डिमार्केट की जाती है। ये एरिया जो है ये फॉरेस्ट एरिया जो है डिमार्केट किया गया है। जबकि फॉरेस्ट कवर उस जगह को कहते हैं जहाँ पर एक्चुअल में ट्रीज जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तभी ये जो एरिया फॉरेस्ट एरिया जो है ज़्यादा होता है एज एड कम्पेयर टू दैट फॉरेस्ट कवर जो है एक्चुअल में होता है तो वो इससे कम पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब भी बेसिक कंसेप्ट थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो होप आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमने इंडियन क्लाइमेट के बारे में जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ आया होगा। सिंपल मैंने जहाँ तक पॉसिबल हुआ सिंपल बना दिया आपको जो है। थर्मल डिफरेंशिएशन जो है या डिफरेंशियल हीटिंग जो है उससे आप इसको याद रख सकते हो कि डिफरेंट थर्मल जो है या डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से जो है विंड जो है अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं ड्यू टू द चेंज इन द सीजन्स, और उसी को हम मॉनसून्स कहते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।